हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी भाई ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा जो पोर्शन चल रहा था एनसीईआरटी 11th क्लास भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का, आज हम 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 5वां अध्याय ही किया था, लेकिन वो पुराने एनसीईआरटी वाला ओल्ड एनसीईआरटी वाला हमने 5वां अध्याय किया था। और ये जो नई एनसीईआरटी है उसका हम 5वां अध्याय करेंगे, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, तो वे समस्त प्रक्रियाएं जो भू आकृतियों का निर्माण करती है उन्हें हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। भू परपटी गत्यात्मक है, मतलब ये गतिशील है, एक जगह स्थित नहीं है। धरातल के ऊपरी सतह पर कार्यरत समस्त बलों को हम बहिर्जातीय बल कहते हैं, तथा आंतरिक सतह पर कार्यरत समस्त बलों को हम अंतर्जातीय बल कहते हैं। बहिर्जातीय बलों की क्रियाओं के परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि बहिर्जातीय क्रियाओं के परिणाम क्या क्या होते हैं। तो बहिर्जातीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपरदन होता है, कटाव होता है, ऊपरी आकृतियों का विकर्षण होता है, निक्षेपण होता है, जमाव होता है और बेसिन गर्तों का भराव होता है, बेसिनों का निर्माण होता है, अधिवृद्धि होती है और तलोचन होता है। ठीक है, ये बहिर्जातीय बलों के परिणाम होते हैं। नोट लगा कि आप याद रखना कि धरातल पर अपरदन व निक्षेपण द्वारा उच्चावच के मध्य अंतर कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अब धरातल पर अपरदन और निक्षेपण से किस प्रकार से उच्चावच के अंतर कम होते हैं? इस प्रकार से होते हैं कि वो ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, उनका निक्षेपण हो जाता है, उनका अपरदन हो जाता है, तो वो एकदम समतल रहते हैं। अंतरजातीय प्रक्रियाएं निरंतर धरातल के भागों की ओर उठा जो अंतरजातीय प्रक्रिया है वह निरंतर धरातलीय भागों को ऊपर उठाती है और उनका निर्माण करती है। ठीक है, तथा बहिर्जातीय प्रक्रिया उच्चावचों में भिन्नता को समान करती है और उनको बराबर करने का असफल प्रयास करती है। ठीक है, अंतरजातीय बल की हम बात करें तो इसमें ज्वालामुखीयता, भूकंप, पटल विरूपण आदि इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। बहिर्जातीय बल की हम बात करें तो अपक्षय, अपरदन, वृत्तसरण और निक्षेपण इसके अंतर्गत होता है। और अंतरजातीय बलों के द्वारा ही या फिर उनके माध्यम से ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों का निर्माण होता है अंतरजातीय बलों के द्वारा। ठीक है, भू आकृतिक कारकों की हम बात करें तो भू आकृतिक कारक क्या होते हैं? तो प्रवाहित जल, भूमिगत जल, प्रवाहयुक्त पवन, लहरें, धाराएं, ये सब भू आकृतिक कारक है। जैसे वायु, जल, हिमानी, समुद्री लहरें, ये सब भू आकृतिक कारकों के अंतर्गत देखी जाती है। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। तो ढाल के सहारे, किसी भी ढाल है तो ढाल के सहारे गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाला दिशात्मक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब ढाल के सहारे गतिशील पदार्थ होते हैं उनको सक्रिय बना देता है ये बल। इसको हम सक्रिय बनाने वाला दिशात्मक बल होता है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण व ढाल प्रवणता को का होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण व ढाल प्रवणता का होगा, गतिशीलता है तो आवश्यक है। ठीक है, होना है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण व ढाल प्रवणता का होना गतिशीलता है तो आवश्यक है। गतिशीलता के कारण ही अपरदन क्या क्या होता है? तो गतिशीलता के कारण ही अपरदन होता है, परिवहन होता है व निक्षेपण की क्रियाएं संभव होती है। अपरदन ये गतिशीलता के कारण ही। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से ही हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। धरातल पर जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हलचल होती है, हम गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही पता कर पाते हैं। ठीक है, अंतरजातीय प्रक्रियाएं बात करें हम तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा से उत्पन्न जो प्रक्रियाएं होती है उसको हम अंतरजातीय प्रक्रिया कहते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का मुख्य स्रोत, अब जो भू आकृतिक प्रक्रिया है उनके लिए बल का मुख्य स्रोत क्या है? तो बल का मुख्य स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊर्जा है। ये ऊर्जा किन किन से निकलती है? तो ऊर्जा के स्रोत की हम बात करें तो रेडियोधर्मी क्रियाओं से, घूर्णन से, ज्वारीय घर्षण से और पृथ्वी की जुड़ी ऊष्मा द्वारा ये ऊर्जाएं निकलती है। इस प्रकार से हमने इसमें अध्याय में ये देखा कि भूआकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में नॉर्मल जानकारी देखी कि भूआकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है, कहाँ से ये निकलती है, कौन सा बल इसमें कार्य करता है और उस बल के माध्यम से जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार से हलचल के बारे में हम पता कर पाते हैं और पृथ्वी की जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है उसके बारे में हम उस बल के माध्यम से ही पता करते हैं। एक बार और आप समझ लो अच्छे से, हमने आज अध्याय 5वां स्टार्ट किया जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। एनसीईआरटी के हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास
एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है। तो वे समस्त प्रक्रियाएं जो भू आकृतियों का निर्माण करती है उसको हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ये भूपर्पटी गत्यात्मक है यानी गतिशील है, स्थित नहीं है। धरातल की ऊपरी सतह पर कार्यरत समस्त बलों को हम, जो धरातल के ऊपरी सतह पर कार्यरत समस्त बल है उसको हम बहिर्जातीय बल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तथा आंतरिक भाग में जो भी कार्यरत समस्त बल है उसको हम अंतर्जातीय बल कहते हैं। बहिर्जातीय बल की क्रियाओं के परिणाम क्या क्या होता है? तो अपरदन होता है, कटाव होता है, ऊपरी आकृतियों का विकर्षण होता है, निक्षेपण होता है, जमाव होता है, बेसिनों का निर्माण होता है, गर्तों का भराव होता है, अधिवर्ती और तलोचन होता है। ठीक है। नोट लगा के आप याद रखना कि धरातल पर अपरदन व निक्षेपण द्वारा उच्चावच के मध्य अंतर कम होने को तल संतुलन हम कहते हैं। अंतर्जातीय प्रक्रियाएं निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है तथा उनका निर्माण करती है। बहिर्जात प्रक्रिया उच्चावच में भिन्नता को समान करती है तथा उनको बराबर करने का असफल प्रयास करती है। अंतर्जातीय बल्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ज्वालामुखीयता, भूकंप, पटल विरूपण आदि। बहिर्जातीय बल के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन, वरद सरण, निक्षेपण आदि। महाद्वीपीय महासागरों का पर्वतों का निर्माण अंतर्जातीय बलों के कारण होता है। ठीक है। भूआकृतिक कारक की हम बात करें तो भूआकृतिक कारक क्या है? तो प्रवाहित जल, भूमिगत जल, प्रवायुक्त पवन, लहरें, धाराएं जैसे वायु, जल, हिमानी आदि, समुद्री लहरें आदि भूआकृतिक कारक के अंतर्गत हम रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल ढाल के सहारे जो गतिशील पदार्थ है उनको सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। सक्रिय बनाने वाला दिशात्मक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण ढाल प्रवणता, गुरुत्वाकर्षण व ढाल प्रवणता का होना गतिशीलता हेतु आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण का जरूरी है, ढाल प्रवणता का होना जरूरी है, गतिशीलता हेतु आवश्यक है। ठीक है। गतिशीलता के कारण ही अपरदन, परिवहन, निक्षेपण क्रियाएं संभव होगी। गुरुत्वाकर्षण बल से ही हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। अंतर्जातीय प्रक्रियाओं की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा से उत्पन्न प्रक्रियाएं होती है। भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का मुख्य स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊर्जा है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है रेडियोधर्मी क्रियाओं से, घूर्णन से, ज्वारे घर्षण से और पृथ्वी की जुड़ी हुई उष्मा द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।